नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हिंद अमेरिका तिजारती माहदों पर जल्द होंगे दस्तखत, ट्रंप ने जताया यकीन। अमरीकी सदर ने वजीर आजम मोदी की सताइश। हिंदुस्तान चंद बरसों में दुनिया की तीसरी बड़ी मैशियत बनेगा, अश्विनी विष्णु का दावा। मरकजी वजीर का दावोस में इकोनॉमिक फोरम इजलास के सेशन से खिताब। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में खानगी बस हादसे का शिकार, 3 अफराद की मौत। बस का टायर फटने से पेश आया हादसा। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में 3000 से ज्यादा अफराद हलाक। हुकूमत ने पहली मरतबा जारी किए सरकारी एदाद-ओ-शुमार। पहले T20 में हिंदुस्तान की 48 रन से कामयाबी। न्यूजीलैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा की धुआंधार बल्लेबाजी। अब खबरें तफसील से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। मोदी को अजीम लीडर करार देते हुए ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि हिंदुस्तान के साथ जल्द ही एक मजबूत तिजारती मुआहदा हो जाएगा। उन्होंने दो तरफा तिजारती ताल्लुकात पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि वो हिंदुस्तान के साथ बड़े मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। याद रहे कि हाल ही में ट्रंप इंतजामिया की जानिब से रूस से तेल खरीदने पर हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ आयद करने के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात कुछ हसास हो गए हैं। इस पस मंजर में हिंदुस्तान अमेरिका तिजारती मुज़ाकरात में तअत्तुल पैदा हो गया है। अमेरिका खास तौर पर ज़राअत और डेयरी के शोबों में मार्केट तक रसाई का ख्वाह है, लेकिन मरकजी हुकूमत का ख्याल है कि इससे किसानों और मुल्क की देही मैशियत पर मुनफी असर पड़ेगा, जो ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं। चूँकि दोनों ममालिक ने गुज़िश्ता साल फरवरी में तिजारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर इतफाक़ किया था। इस पर उन्होंने कहा कि वो एक मुआहदे के करीब है। यौम जमहूरिया 26 जनवरी पर एक बड़े दहशत गर्दाना हमले के हवाले से हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज़राए ने इंटेलिजेंस एजेंसियों का हवाला देते हुए बताया है कि दहशतगर्द दिल्ली समेत मुल्क भर के बड़े मंदिरों को निशाना बना सकते हैं, जिसके बाद दिल्ली समेत मुख्तलिफ मुकामात पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इस हमले को अंजाम देने के लिए खुफिया मनसूबा तैयार किया है, जिसका कोड नाम 2626 है। ज़राए के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर और जम्मू में रघुनाथ मंदिर दहशत गर्दों के निशाने पर है। सिक्योरिटी एजेंसियों के इनपुट के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस अलर्ट के बाद कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद और पंजाब में मुकीम गैंगस्टर इस हमले को अंजाम दे सकते हैं। मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु ने कहा कि हिंदुस्तान यकीनी तौर पर आइंदा चंद बरसों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मैशियत बन जाएगा। माहिर इक्तिसादियात गीता गोपीनाथ ने कहा कि ये 2028 तक या इससे भी पहले मुमकिन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास के एक सेशन से खिताब करते हुए विष्णु ने कहा कि वाहिद तशवीश अमीर ममालिक में कर्जों का पहाड़ और हिंदुस्तान पर इसके मुमकिन असरात हैं। गोपीनाथ ने कहा कि हिंदुस्तान के लिए चैलेंज तीसरी सबसे बड़ी मैशियत बनना है नहीं है, बल्कि ज़्यादा फीकस आमदनी हासिल करना है। विष्णु ने कहा कि मुल्क में पिछली दिहाई के दौरान तब्दीली आई है, जो अच्छी तरह से सोचे समझे वाज़े तौर पर बयान की गई और बेहतर निफाज पर मबनी है। Third largest economy in the coming few years itself. It's not a question of will it become. It's certainly, that's a certainty that will happen. It's a question of within next few years, we will definitely become the third largest economy. What's working very well is the last decade of very transformational change which has happened in our country, and it's a very well thought through, well defined and very focused execution. Physical, digital and social infra, the pillar of making sure that the entire society grows along with the growth of the country, so very inclusive growth. Third, the pillar of manufacturing and innovation. Fourth, the pillar of simplification. All this combined with the base of technology that we have put, we can very clearly say that India is going to grow with 6 to 8% real growth and a moderate 2 to 4% inflation.
and a nominal growth of 10 to 13%. When we look at 540 million new bank accounts opened, when we see 130 million toilets getting constructed, third largest economy in the coming मणिपुर में एक मरतबा फिर तशद्दुद फूट पड़ा। मणिपुर के चूराचंद्रपुर जिले के एक गांव के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद की एक गाड़ी पर फायरिंग से 4 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक जब मुतासरीन में चूराचंद्रपुर शहर से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर एक कार में सफ़र कर रहे थे। जिलाई हेडक्वार्टर में तैनात एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि हमला आवारों ने बहुत करीब से फायरिंग की। पुलिस ने जाए वक़्त से 12 से ज़ायद खाली कारतूस बरामद किए हैं जो खुद कार हथियारों के इस्तेमाल की निशानदेही करते हैं। फिलहाल हलाक होने वालों की शिनाख्त नहीं हो सकी है और ना ही किसी अस्करियत पसंद तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। पुलिस ने कहा कि हमले के पीछे महरक़ात अभी वाज़े नहीं है। पुलिस ने कहा कि पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और मुश्तबा अफराद की तलाश जारी है। बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने कहा कि ईडी के दौरे से टीएमसी घबरा रही है और तवज्जो हटाने के लिए गाली गलौज का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में आईपैक तनाज़े के दरमियान ईडी के ओहदेदार बंगाल पहुंच रहे हैं, वो गवर्नर से भी मुलाकात कर सकते हैं। दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल की अवाम ईडी की जानिब उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की हुकूमत बनने पर अवाम को मज़ीद फ़वाइद पहुँचाए जाएंगे। बीजेपी लीडर ने टीएमसी का कैंसर से ताबीर किया। जो केसेस चल रहा है इंक्वायरी उसको फर्स्ट करें। जनता बंगाल की बड़ी दुखी है, ईडी की तरफ तक रहा है कि निर्णय हो और जितना भ्रष्टाचार उसका जल्दी से जल्दी उन्मूलन हो। बीजेपी कुछ बंद नहीं करना चाहता है, चालू करना चाहता है। राज्य जो दे रहा है सुविधा लोगों को, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा तो उसको ऊपर और भी सुविधा हम देंगे लोगों को। दूसरे प्रदेश में दे रहे हैं हम। अब क्या कैंसर, टीएमसी खुद एक कैंसर है इंडिया के देश में और सारा देश देख रहा है। इतना राष्ट्रविरोधी गतिविधि में लिप्त है उनके पार्टी, उनके कार्यकर्ता। तो बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, इस बार हो जाएगा लगता है। हम तो यूपी बिहार ने पूरा इंडिया को विकास देना चाहते हैं। कम से कम विकास कैसा होता है यूपी बिहार जाके देख के आए। वहाँ के जंगल राज को उखाड़े हम लोग, यहाँ वहाँ जंगल राज भी इस पर उखाड़ देंगे। आज जो मुस्लिम लीडर्स हैं, संगठन है, पार्टी हैं, उनको लग रहा है कि मुसलमान समाज यहाँ पीछे हैं और जिन पार्टियों को उन्होंने वोट दिया है तो उन्होंने उनको पीछे रखा। तो उन मिल करके विकास करने के लिए कोई मुद्दा उठाए, सच में काम करे। खाली राजनीति ही करेंगे आप मुसलमानों को लेके तो कभी विकास नहीं होगा। जो केसेस चल रहा है इंक्वायरी उसको फर्स्ट करें। जनता बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने डीएम के लीडर सरावन अन्नादुराई के बयान पर कड़ी तनकीद की। शहजाद पूनावाला ने कहा कि सरावन का बयान मुखालिफ आइन है। उन्होंने कहा कि सरावन का बयान पूरी तरह मुखालिफ हिंदू और मुखालिफ आइन है। बीजेपी लीडर ने कहा कि डीएम के लीडर को सोच समझकर बात करनी चाहिए। To Udaynidhi Stalin, DMK's anti-Hindu and anti-Samvidhan stand, rather than being apologetic, rather than condemning Udaynidhi Stalin's statement against Hindus, call for genocide against Hindus, removing him as deputy CM and booking him in a case, now DMK has shown brazenness. They are saying that the judiciary is wrong. They are saying judiciary is erroneous. Judiciary does not understand. And it is the ideology of the judge that has resulted in such a judgment. That means the integrity of the judge is now being questioned. Just like in the Deepam case, they had brought impeachment motion against the judge, even though the High Court division bench had upheld the judgment of the single judge. Now they are again targeting the judiciary. Maybe they'll bring one more impeachment motion against this judge also. This shows the anti-Samvidhan mindset. You don't file a case of hate speech against somebody who calls for genocide of Hindus. You don't call for action against those who are spewing venom against Hindus. You target those who have called out your Hindu phobia, and now you are targeting the judiciary. So this is abuse of process of law. It is abuse of constitution. It is targeting of constitutional institutions, apart from targeting of Hindus. डाउस में जारी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में झारखंड की शिरकत फितरत के साथ हमआहंगी में तरक्की के मौजू पर मबनी है। इस पर जोर देते हुए वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने कहा कि मुतवाज़िन माहौलियाती निज़ाम के साथ तरक्की भी ज़रूरी है। वज़ीर आला ने नौजवान नस्ल को जहन में रखते हुए मुस्तक़बिल के मंसूबे बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया।
अपने डाउस दौरे के बाद हेमंत सोरेन आलमी शराकतदारी को मजबूत करने के लिए बरतानिया का भी सफर करेंगे। ग्रीन एनर्जी की बात है, सस्टेनेबल स्किल की बात है और कई सारी चीज़ें हैं जो है यहाँ पर चर्चा में है। इन्वेस्टमेंट का तो है ही और विकास हो, लेकिन एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम डेवलप हो। आज आखिर पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी सेमिनार्स हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग पर लेकर, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिस्टरबेंस है। इन्वेस्टमेंट बहुत ही बहुआयामी है और जो अब तक एक परंपरा रही है हमारे राज्य में, हम लोग लगभग खनिज संपदाओं के इर्द गिर्द ही अधिक हम लोगों का एक्टिविटीज रहा है। थोड़ा सा हम लोग उससे एक पैरेलल एक और रास्ता तय करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आज हमारी नई पीढ़ी, जहां आज के जो पैमाना है उस पैमाने तक वो उनको पहुंचने में कठिनाई ना हो। आंध्र प्रदेश नंदियाल अल्लागड्डा कौमी शहरा पर एक संगीन सड़क हादसा पेश आया, जिसमें कांगी ट्रैवल बस में आग लग गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब नेल्लोर से हैदराबाद जाने वाली एक ट्रैवल बस टायर फटने के बाद कंट्रोल खो बैठी और डिवाइडर को अबूर करते हुए लॉरी से टकरा गई। इस वाक़े में 3 अफराद की मौत हो गई और 15 से ज़ायद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस में नंदियाल के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हादसे के वक्त बस में 36 मुसाफिर सवार थे। जिला एसपी ने जाए मौके पर पहुंचकर हादसे की वजूहात के बारे में दरियाफ्त किया। నెల్లూరు టు హైదరాబాద్ వెళ్తాను. అక్కడికి వచ్చేసరికి టైం అయితే నేను చూడలేదు, నేను నిద్రపోతా ఉన్నాను. అది యాక్సిడెంట్ జరగడంతో నేను కింద పడిపోయాను. పడిన తర్వాత నాకు మెలకువ వచ్చింది. అద్దం పగిలిపోయి ముందుకు కింద పడ్డాను. వాన్నిటి మీద పడుకో అన్నాను. అట్లా నేను క్లీనర్ ఇద్దరం కింద పడ్డాను. 36 మెంబర్స్ ప్రయాణిస్తున్నారు. బండి ఫుల్ 36 మంది. మేము వస్తున్న బస్సుకి టైర్ కట్ అవ్వడం వల్ల, అదే టైర్ చేయడం వల్ల, పంచర్ అవ్వడం వల్ల అదుపు తప్పి టైరు డివైడర్ దాటేసి రాంగ్ రూట్లోకి వెళ్ళి ఎదురొస్తున్న లారీని గుద్దడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మాకు కూడా కరెక్ట్గా తెలియదు. మేము నిద్రపోవడం వల్ల మాకు సౌండ్ వచ్చి లారీ అటు పడిపోయిందని మేము చూసాము. మేము లేచి ఇంకా అక్కడ బస్సులో ఉండి మిగిలిన పేషెంట్స్ ప్రయాణికులను అందరినీ సౌండ్స్తో గట్టిగా అరిచి లేపడం జరిగింది. మేము ముగ్గురు, ఈ అబ్బాయి బయటికి వెళ్ళి బయట నుంచి ఈ అబ్బాయితో పాటు ఇంకొక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఎవరో రాడ్ తీసుకొని గ్లాసులు పగల కొట్టడం జరిగింది. దానివల్ల మిగిలిన వాళ్ళని కూడా మేము బస్సులో నుంచి త్వరగా బయటకు పంపించగలిగాము. ఈరోజు రాత్రి సుమారు 1:40 ఆ టైంకి నెల్లూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తుండగా ఒక ప్రైవేట్ బస్ది ఫ్రంట్ రైట్ సైడ్ ఉన్న టైర్ బస్ట్ అయ్యి బస్ రోడ్ డివైడర్ని దాటేసి అటుపక్క వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఆపోజిట్ సైడ్ నుంచి వస్తుండగా ఒక లారీని గుద్దేసింది. ఈ యాక్సిడెంట్ వల్ల both the vehicles caught fire as well. Kani, all the passengers are safe. Passengers అందరూ సేఫ్గా బస్ నుంచి దిగారు. కొంతమంది లోకల్ పీపుల్ అండ్ పోలీస్ పర్సనల్ వెంటనే స్పాట్కి రీచ్ అయ్యి బస్లో ఉన్న ఎగ్జిట్ అండ్ విండోస్ని కొట్టి అక్కడి నుంచి ప్యాసింజర్స్ అందరూ సేఫ్గా బస్ నుంచి బయటకి వచ్చారు. బస్సులో మన దగ్గర ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా 36 ప్యాసింజర్స్ ఉన్నారు. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సేఫ్.
4 passengers की small fracture is the design और the यूरोपीय कमीशन के नायब सदर के कॉलिस ने दिल्ली में होने वाले आइंदा 16वीं हिंदुस्तान यूरोपीय यूनियन सरबराही इजलास का हवाला देते हुए कहा कि यूरोप हिंदुस्तान के साथ एक मजबूत नए एजेंडे को हासिल करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान तिजारती मुआहदे कारोबार के नए बाब खोल सकता है। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि हिंदुस्तान और यूरोप तिजारती मुआहदे से मईशत को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। In a few days, the European Union and India will meet in New Delhi for the 16th EU-India Summit. This is a pivotal moment for our bilateral relationship with renewed political momentum and clear sense of purpose. Preparations are advancing well, though I must say not without challenges. Work has been coordinated and focused, and cooperation with Indian partners has been productive. Negotiations on the joint statement and the new strategic agenda have been driven by determination and understanding on both sides that this summit must deliver, taking into account the geopolitical landscape. The EU and India are moving closer together at the time when the rules-based international order is under unprecedented pressure through wars, coercion and economic fragmentation. इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में इंतखाबी फहरिस्तों के SIR पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नाफिज करने की हिदायत जारी की है। ये मुनफी तसादात और गैर नुक्ता शुदा जुमरों के तहत नामों की अवामी नुमाइश को लाजमी करार देता है और मुतासिरा वोटरों को दस्तावेज़ात जमा कराने और एक मखसूस टाइमलाइन के अंदर सुना जाने के मौके फराहम करता है। कमीशन ने मगरबी बंगाल के हुक्काम को ये भी हिदायत दी है कि वो इस माह जारी SIR से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सख्ती से अमल करें। इसने रियासती इंतज़ामिया और पुलिस को हिदायत दी है कि वो मुनासिब अफरादी क़ुव्वत समातों के हमवार इनेकाद और अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाएं। ECI ने मगरबी बंगाल के DGP, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, तमाम ज़िला कलेक्टरों, दिगर तमाम पुलिस कमिश्नरों और तमाम SPs को SIR के दौरान सख्त अमन व अमान को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। चीफ इलेक्शन कमीशनर ज्ञानेश कुमार ने मगरबी बंगाल के लोगों को यकीन दिलाया है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ऐसे तमाम मामलात में सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर में गुज़िस्ता साल के बादल फटने से लापता होने वाले यात्रियों के अहल खाना ने जम्मू में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। वो अपने प्यारों के लिए डेथ सर्टिफिकेट और ज़ख्मियों के लिए मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं। DNA की रिपोर्टें अभी तक ज़ेरे इल्तिवा हैं। उन्होंने कहा कि हर गुज़रता दिन इस दर्द को मज़ीद गहरा कर रहा है। अहल खाना ने कहा कि DNA के नमूने महीनों पहले लिए गए थे, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट शेयर नहीं की गई। वाज़ेह है कि गुज़िस्ता साल 14 अगस्त को तबाहकुन बादल फटने से चेस्तुई गांव के 65 अफराद हलाक हो गए थे, जिनमें ज़्यादातर यात्री थे। इसके अलावा 30 से ज़्यादा अफराद लापता हो गए। मेरे घर से सर 8 बंदे हैं, जिसमें से एक की डेड बॉडी रिकवर हुई है। वो भी किश्तवाड़ जाके खुद लेके आया हूँ मैं अपनी बहन की डेड बॉडी हॉस्पिटल से, ठीक है, नेक्स्ट डे लाया था मैं। और 7 बंदे हैं जो कि मिसिंग में हैं। मेरी छोटी बहन है, मेरी बड़ी बहन की ननंद है, उसके 2 बच्चे हैं और उसकी सास है, मेरी अपनी बहन, उनके बच्चे। 7 बंदे अभी तक मिसिंग में। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि जो उनका डेथ सर्टिफिकेट है वो इश्यू किया जाए और जो बंदे इंजर्ड में हैं उनको जो आपने कंपनसेशन देना है। मिसिंग हमने दर्शन कर लिए थे, जब हम वापस आ रहे थे तो ये क्लाउड बर्स्ट हो चुका था और बेटी आगे थी, उसको मैंने मोटर बाइक पे बिठाया। मैंने उसको बोला जहाँ पे हमने जाती बार साग टोटा खाया था तू मुझे वही मिलना। मैंने बेटी को पहले बिठा दिया। जब तक मैं वहाँ पहुंची तो क्लाउड बर्स्ट हो चुका था। बहुत खोजा बेटी को, सब जगह खोज के आई। फिर उन्होंने बोला कि आप GMC में जाएं, वहाँ बोडियां हैं। बहुत ढूंढा लेकिन मेरी बेटी की वहाँ कुछ नहीं मिला। सर्दी की लहर ने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली को अपनी लपेट में ले लिया। सुबह 7 बजे के बाद भी सड़कों पर धुंध की वजह से हद निगाह कम हो गई है, जिसके बाइस गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा शदीद सर्दी ने तालीमी इदारों और मुलाजिमतों को जाने वालों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। इस दौरान कौमी दारुल हुकूमत का AQI आज भी खराब जुमरा में पाया गया।
इधर दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने शहरियों से अपील की है कि वो सर्दी के बाइस एहतियाती इक़दाम करें। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने कहा कि आने वाले चंद दिनों तक सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला ने शिमला के संजूली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर खिदमात का आगाज़ किया, जो रियासत में हवाई राब्ता और सयाहत को फ़रोग़ देने की तरफ एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही संजूली हेलीपोर्ट से भुंतर हवाई अड्डे और रिकांगिंग प्यू में ITBP हेलीपैड के लिए रोज़ाना हेलीकॉप्टर की परवाज़ें शुरू हो गई हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ और संजूली हेलीपोर्ट के दरमियान हफ्ते में 3 दिन पीर, जुम्मा और हफ्ते के दरमियान भी हेलीकॉप्टर की परवाज़ें चलेंगी। आज शिमला से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से शिमला रिकांगपियो के लिए जो आज हेलीकॉप्टर सेवा का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, और जो इसके सेफ्टी मेजर्स है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसके साथ मिलकर हमने बनाए गए हैं। कर्नाटक स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक बड़े आलमी सरमायाकारी के मरकज़ के तौर पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। कर्नाटक हुकूमत में छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार के वजीर MB पाटिल भी डावोस में होने वाली सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने आलमी कंपनियों बशमूल UPL, कोका कोला कंपनी, टाटा और नेशनल फाइबर वेल्डिंग के साथ बातचीत की। आलमी कंपनियों के साथ बातचीत हवाबाजी, ज़राअत, मशरूबात, मैन्युफैक्चरिंग और पायेदार मवाद के शोबों में तोसी मंसूबों पर मरकूज थी। इस मौके पर खित्ते में सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को कर्नाटक की तरफ से पेश करदा मराआत, बुनियादी ढांचा और हुनरमंद हुनर पर रोशनी डाली गई। Here in Davos, we talk a lot about sustainability. We have an incentive for sustainability in our industrial policy. For example, if your manufacturing is green, has some unique initiatives, sustainable initiatives, you get an incentive. So we are truly global. So we compete with the world, and any development in future or in the past, Bangalore has and Karnataka has its own contribution towards it. 70% of the investment is beyond Bangalore. 70%. 45% is again northern Karnataka. And the realization has been already 50% into overall investments. That's around 5 lakh. आज़ादी के बाद 78 सालों से बाराबंकी ज़िले के गादड़ियान पूर्वा गांव में बिजली ना होने की वजह से यहां के लोगों को अपनी ज़िंदगी तारिक लग रही थी। ताहम अब बिजली उत्तर प्रदेश के इस गांव तक पहुंच गई, जो कि एक महदूद जंगलाती इलाका है। यही वजह है कि ये बस्ती ज़िला हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर होने के बावजूद अंधेरे में डूबा रहा। मुकामी बाशिंदों ने कहा कि बिजली की कमी ने उनकी समाजी ज़िंदगी को मुतासर किया, यहाँ तक कि शादियों का बंदोबस्त करना भी मुश्किल हो गया। लेकिन वो तारीख तस्वीर अब बदल रही है। रिहायशी जो कभी चिरागों और मोमबत्तियों पर इन्हिसार करते थे, अब मुताला कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकते हैं। बाराबंकी गादड़ियान पूर्वा गाँव अब एक रोशन दौर से गुजर रहा है। यहाँ पे एक समस्या जो आ रही थी वन विभाग की तरफ से आ रही थी कि यहाँ पे जो एरिया है वो रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एरिया में आता है, जिसके कारण विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा था। मैं माननीय विधायक जी का, DM साहब का, DFO साहब का हृदय से शुक्रिया करूंगा कि उनके अथक प्रयासों से और उनके विभाग के समन्वय और हमारे विभाग के समन्वय के कारण ये विद्युतीकरण हो पाया। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी विद्युतीकरण सिर्फ हुआ ही है और 40 कनेक्शन ऑलरेडी अप्लाई हो गए हैं, और आने वाले दिनों में और ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि मुझे जहाँ तक हम लोगों ने एक सर्वे कराया है, करीब 60 से 70 कनेक्शन यहाँ आएंगे। हमारे गांव में आज़ादी के बाद से अब लाइट आई है। बहुत समस्याएं थी, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, खाना बनाने में भी दिक्कत रहती थी, शादी विवाह वाले भी मतलब भड़क जाते थे कि यहाँ शादी करना बेकार है, यहाँ लाइट नहीं है, और कोई अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं होता था। पढ़ाई लिखाई में इंटरनेट की जैसे सुविधाएं हैं, टीवी हैं, ये नहीं चल पाता था। कूलर फ्रिज की हम लोग हवा नहीं खा पाते थे। अरे बहुत दिक्कतें थी, समस्याएं थी। जब से जो है देख रहे हैं, मतलब जब से जन्म लिए हैं तब से हमारे वहाँ लाइट नहीं। समझ लीजिएगा हम जो है एक जो है दिए की रोशनी में अपना पाल पोस के इतना बड़ा हुए हैं,
और हम जब कहीं बाहर जाते थे शहरों में या अदर गाँव में देखते थे लोगों के वहाँ लाइट है, पंखे चल रहे हैं, लाइट जल रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए हम लोग के मन में एक बहुत बड़ा हौसला रहता था कि हम लोग भी कब देखेंगे। लेकिन हेडलाइंस उर्दू में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।